दिख रहा है? हेलो गाइस, वेलकम टू नर्सिंग वाईफाई एजुकेटर्स। और आज हम फिर बात करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की, जो आपके नॉरसेट, आरआरबी और जीएमसी जैसे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, रोज हम 10 PM पे ट्राई करते हैं कि ये क्लास को कंटिन्यू रखा जाए। उसी के तहत हम बात करें यहाँ पर कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाले। तो पहला जो एमसीक्यूज है हमारे पास इस क्लास के अंदर, वो पहला है हमारे पास कि 2 month old recently child है 2 month old child recently diagnosis with the developmental dysplasia of the hip is beginning treatment with a Paulick harshness. Which instruction should the nurse provide the parents एक्सेप्ट? कि कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर नर्स पेरेंट्स को प्रोवाइड करेगी वाइल जब क्या कर रही है, वो पाउलिक हार्शनेस को यूज कर रही। पहला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर अप्लाई द लोशन अंडर द स्ट्रेप्स टू प्रोटेक्ट द स्किन। स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर हमें लोशन अप्लाई करना है। देन ड्रेस द चाइल्ड इन ए शर्ट एंड नी सॉक्स अंडर द स्ट्रेप्स। स्ट्रेप्स के अंदर कोई शर्ट या लूज क्लोथिंग का उसको वियर कराना है। थर्ड वन है लाइट मसाज द स्किन अंडर द स्ट्रेप्स डेली, लाइट मसाज करना है। नेक्स्ट है प्लेस द डायपर्स अंडर द स्ट्रेप्स, के डायपर जो है वो स्ट्रेप्स के अंदर की साइड में होना चाहिए। तो विच वन करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू, कि कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा आप लोगों के अकॉर्डिंग? एनीवन, विच वन इज करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला है? तो देखिएगा, अगर हम बात करें सबसे पहले तो कि व्हाट इज द डेवलपमेंटल हिप डिस्प्लेसिया, होता क्या है? ठीक है, कंजेनाइटल हिप डिस्प्लेसमेंट है क्या? कंजेनाइटल हिप डिस्प्लेसमेंट, जो हमारे पास हिप जॉइंट होता है, जहां पर क्या रहेगा हमारे पास, एक तो रहेगी एसिटाबुलम कैविटी, और दूसरा हमारे पास होता है हेड पार्ट ऑफ द फीमर। इस प्रकार से हेड पार्ट ऑफ फीमर, हेड पार्ट ऑफ फीमर। इस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस जॉइंट को ऑल्सो नोन एज साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, कई बार क्या होता है ड्यूरिंग द बर्थ के समय पर या बर्थ के बाद, ड्यू टू शेलो कैविटी या जो न्यूरोमस्कुलर कोट, यहाँ पर जो कोट रहेगा इसके आसपास, उसकी सॉफ्टनिंग होने की वजह से, बोल सकते हैं लक्सेशन, क्या बोलते हैं उसको, लक्सेशन, सॉफ्टनिंग। सॉफ्टनिंग होने की वजह से हेड पार्ट क्या होता है, एस्टाबुलम कैविटी से बाहर डिस्प्लेस हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल डेवलपमेंटल हिप डिस्प्लेसमेंट। ठीक, कंजेनाइटल डेवलपमेंटल हिप डिस्प्लेसमेंट। अब इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है इनिशियल फेजेस में, इनिशियल फेज के अंदर या शुरुआती समय में जो ट्रीटमेंट यूज किया जाता है, उसमें 2 डिवाइस यूज करते हैं, या तो पाउलिक हार्शनेस यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड होता है हमारे पास यहाँ पर फ्रेजिका पिलो स्प्लिंट डिवाइस। दोनों क्या है हमारे पास, स्प्लिंट डिवाइस है। क्या है, स्प्लिंट डिवाइस है। देखिएगा, जब पाउलिक हार्शनेस यूज किया जाता है, जब पाउलिक हार्शनेस यहाँ पर यूज किया जाएगा, उस समय क्या क्या हमें यहाँ पर देखना है? तो हमें क्या क्या देखना है यहाँ पर? फर्स्ट वन है डू नॉट टू मच टाइट द स्ट्रेप्स। ठीक है, जो पाउलिक हार्शनेस है, एक्चुअली करते क्या है, डेवलपमेंटल हिप डिस्प्लेसिया के अंदर हम ट्राई करते हैं मैनेजमेंट करने के अंदर कि बच्चे के पैर क्या रहे, यहाँ पर अबडक्ट रहे, क्या रहे, अबडक्शन। दोनों क्या करेगी, अबडक्शन करने से क्या होगा, अबडक्शन से ये हेल्प मिलेगी कि ये जो डिटेचमेंट हो रहा है वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। और लगातार जब ऐसा रहेगा तो जॉइंट के अंदर क्या आएगी, स्ट्रेंथनिंग आ जाएगी। और कंजेनाइटल हिप डिस्प्लेसमेंट या डेवलपमेंटल हिप डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं होगा और जल्दी से क्या हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा। तो उस समय जब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेप्स यूज कर रहे हैं, पाउलिक हार्शनेस यूज कर रहे हैं, तो मदर एंड फादर फैमिली मेंबर को क्या एडवाइस यहाँ पर करना है। ठीक है,
क्या एडवाइस यहाँ पर कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन है कि डू नॉट टू मच टाइट द स्टेप्स को ज़्यादा टाइट नहीं करना है। नेक्स्ट है डू नॉट अप्लाई एनी काइंड ऑफ लोशन एंड पाउडर। ठीक है, यही हमारे पास ऑप्शन दे रखा था कि अप्लाई करते, तो अप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये क्या करता है, स्किन ब्रेकडाउन। क्या कराता है? स्किन ब्रेकडाउन कराता है। डेट्स वाई डू नॉट अप्लाई एनी काइंड ऑफ द लोशंस एंड पाउडर का हमें अप्लाई नहीं करना। नेक्स्ट क्या करना है? लूज क्लोथिंग अंडर द पाउलिक हार्शनेस। स्प्लिंटिंग डिवाइस के अंदर लूज क्लोथिंग वहां पर करना है। रेगुलर चेकअप फॉर रेडनेस, कोई रेडनेस तो नहीं है, ठीक है, एंड स्किन ब्रेकडाउन। तो ये सारी चीजें वहां पर चेक करना होता है। बात करें स्प्लिंटिंग डिवाइस को कितने समय के लिए यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। हाउ मच टाइम शुड बी यूज द स्प्लिंटिंग डिवाइस, कि स्प्लिंटिंग डिवाइस को कितने समय के लिए यूज करना चाहिए। तो एटलीस्ट अगर किसी बच्चे को स्प्लिंटिंग डिवाइस अप्लाई किए गए तो लगभग 16 to 23 आवर्स के लिए क्या करना है? अप्लाई करना चाहिए, अनटिल अनलेस जब तक का नीड नहीं हो रिमूव करने का, किसी भी स्प्लिंटिंग डिवाइस को रिमूव नहीं करना चाहिए। तो देखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हमारे पास बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि क्या नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे कि क्या नहीं करना है उन लोगों को अप्लाई द लोशन अंडर द स्ट्रेस टू प्रोटेक्ट द स्किन। इस प्रकार का किसी प्रकार का लोशन यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? स्किन ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा? स्किन ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, तो हम किसी भी प्रकार का लोशन या बात करें कि वहां पर कोई भी पाउडर अप्लाई नहीं करेंगे, किसके अंदर? स्प्लिंटिंग डिवाइस के अंदर, या पाउलिक हार्शनेस जो हमने वहां पर अप्लाई किए वहां पर किसी भी प्रकार का हम यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, हो गया हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई? ये हुई डेवलपमेंटल हिप डिस्प्लेसमेंट की बात। नेक्स्ट देखो सेकंड वन क्या है? यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास the nurse is caring for an infant diagnosis with the Hirschsprung disease who is awaiting surgery, which is assessment finding require the nurse immediate action। एक बच्चा है जो हर्स्प्रिंग डिजीज का है, ठीक है, सर्जरी के लिए वेट कर रहा है। कौन सा इंडिकेशन क्या होगा जिसमें हमें नर्स को इमीडिएटली एक्शन या कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करना होगा? पहला ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है एब्डोमिनल डिस्टेंशन विद नो चेंजेस इन गर्थ फॉर 8 आवर्स। 8 घंटे से एब्डोमिनल टेंशन है बट कोई गर्थ के अंदर चेंजेस नहीं है, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट बात है डिड नॉट पास आउट द मेकोनियम ऑफ स्टूल विद इन द 48 आवर्स ऑफ द बर्थ। 48 घंटे हो चुके हैं और मेकोनियम पास आउट नहीं किए। थर्ड वन है एपिसोड ऑफ फाउल स्मेलिंग डायरिया एंड फीवर, कि फाउल स्मेलिंग डायरिया है या उसको फीवर है। नेक्स्ट है एक्सेसिव क्राइंग एंड ग्रीनिश वोमिटिंग, एक्सेसिव क्राई कर रहा है और ग्रीनिश वोमिटिंग देखने को मिल रहा है। चले तो बात करते हैं हर्स्प्रिंग डिजीज के बारे में। ठीक है, हर्स्प्रिंग डिजीज के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द हर्स्प्रिंग डिजीज, या इसी को क्या बोलते हैं? कंजेनाइटल मेगाकोलन। क्या बोलते हैं भाई? कंजेनाइटल मेगाकोलन। तो देखिएगा क्वेश्चन हमारा गलत नहीं हो। क्वेश्चन आप सबने देखा, डिजीज का नाम क्या बोल सकते हो? यहाँ पर कंजेनाइटल मेगाकोलन भी बोल सकते हो। कंजेनाइटल मेगाकोलन होता क्या है? मोस्ट कॉमनली डिजीज होती है वो कहां होती है? रेक्टो सिग्मोइड कोलोन में। पूछा जाए मोस्ट कॉमन डिजीज का लोकेशन क्या होगा, तो रेक्टो सिग्मोइड कोलोन होगा क्या कि प्रोक्सिमल पार्ट डिस्टल पार्ट ऑफ देखिएगा, अगर बात करें कंजेनाइटल मेगाकोलोन की तो इसको रेक्टो सिग्मोइड कोलोन में होता है। और क्या होता है? एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक
नर्व सप्लाई। जब नर्व सप्लाई नहीं होती किस पार्ट में, रेक्टो सिग्मोइड कोलोन के अंदर, तो वहां पर होगा क्या कि जो प्रोक्सिमल पार्ट रहेगा डिजीज का, प्रोक्सिमल पार्ट देखिएगा, ये हो गया हमारे पास क्या, रेक्टो सिग्मोइड कोलोन, रेक्टो सिग्मोइड कोलोन। रेक्टो सिग्मोइड कोलोन में क्या प्रॉब्लम है, एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल, और गैंग्लियोनिक सेल ही रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए। तो देखिएगा जब रेक्टो सिग्मोइड कोलोन में क्या रहेगा, एक गैंग्लियोनिक सेल रहेगा या एब्सेंट रहेगा पेरिस्टालसिस मूवमेंट, तो ये क्या मिलेगा हमें, नैरोविंग। क्या मिलेगा, नैरोविंग देखने को मिलेगा। जो प्रोक्सिमल पार्ट रहेगा डिजीज का, ये तो कौन सा, डिस्टल पार्ट रहा, ठीक है। जो प्रोक्सिमल पार्ट, जीआईटी के अंदर दो पार्ट होते हैं, प्रोक्सिमल डिस्टल, जो माउथ ओरल कैविटी के अंदर होते हैं उसके पास होते हैं उनको प्रोक्सिमल बोलते हैं, और जो एनस की ओर होते हैं उन्हें डिस्टल पार्ट बोलते हैं। तो जो प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ डिजीज है, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ डिजीज वो कैसा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, स्टूल कलेक्शन की वजह से, स्टूल कलेक्शन की वजह से क्या होगा, एनलार्ज हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल मेगाकोलोन। क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल मेगाकोलोन। अब देखो प्रॉब्लम क्या होगी, अगर कंजेनाइटल मेगाकोलोन का हमने मैनेजमेंट नहीं किया तो क्या हो सकता है कि लगातार प्रेशर बढ़ता रहेगा, और प्रेशर बढ़ने के से क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है। तो कॉमनली अगर हम बात करें साइन एंड सिम्टम्स की कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स नजर आते हैं, तो देखिएगा साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो अगर न्यूबॉर्न बेबी होगा, अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो फर्स्ट फाइंडिंग मिलेगी, डू नॉट पास आउट स्टूल एटलीस्ट 48 आवर्स, दैट इज अ नॉर्मल फाइंडिंग। डिजीज के अंदर, डिजीज के अकॉर्डिंग क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर ओल्डर चाइल्ड होता, ओल्डर चाइल्ड, तो क्या फाइंडिंग मिलती है यहाँ पर, रिबन लाइक स्टूल, रिबन लाइक स्टूल, ठीक है। और बात कर लेते हैं, और साइन एंड सिम्टम्स क्या मिलेंगे हमारे पास, जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कहाँ है, बिलो द बिलियस ओपनिंग, तो यहाँ पर क्या मिलेगी, बिलियस वोमिटिंग, ठीक है, बाइलस या कई बार फीकल कंटेनिंग वोमिटिंग भी देखने को मिलता है, तो ये भी नॉर्मल फाइंडिंग है। क्या मिलेगा, एब्डोमिनल पेन एंड क्रेम्स, इट्स ऑल्सो नॉर्मल फाइंडिंग, ये भी नॉर्मल फाइंडिंग है। अगर किसी बच्चे को क्या हो रहा है, यहाँ पर डायरिया हो रहा है, जनरली क्या मिलना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन। अगर डायरिया हो रहा है और डायरिया के साथ क्या है, फाउल स्मेलिंग आ रहा है, क्या आ रहा है, फाउल स्मेल, डेट मीन्स क्या हो चुका है, यहाँ पर इंटेस्टाइनल प्रेशर की वजह से रप्चर हो चुका है। क्या हो चुका है भाई, अगर बात करें जो हमने लास्ट स्लाइड के अंदर पढ़ा है कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटेस्टाइन जो है वो क्या हो चुका है, प्रेशर की वजह से रप्चर हो चुका है, इसलिए फ्लूइड कहाँ आ रहा है, इंटेस्टाइन के अंदर, वो क्या करा रहा है, डायरिया कोज करा रहा है। तो अगर ऐसी कोई फाइंडिंग देखने को मिलती है जहां पर डायरिया विद फाउल स्मेलिंग आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इन्फॉर्म टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। क्या करेंगे, इन्फॉर्म टू HCP, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की वजह से बच्चे का वहां पर क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है। तो टेक्निकल क्वेश्चन जो भी रहेंगे एनक्लेक्स के, तभी आपको समझ में आएंगे, तब आपके साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पर क्या हो, क्लियर हो। अगर हर्स्पिंग डिजीज की बात करें तो जनरली यहाँ पर क्या होता है, ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन होने की वजह कॉन्स्टिपेशन होता है, इस वजह से इंटेस्टाइन एनलार्ज हो जाता है, उसे ही मेगाकोलोन बोला जाता है। अगर लगातार ये डिस्टेंशन बढ़ता रहा तो मेगाकोलोन रप्चर होगा, और मेगाकोलोन जब रप्चर होगा तो डायरिया फिर फाउल स्मेलिंग के साथ स्टूल पास आउट करेगा। तो ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिलती है तो तुरंत हमें क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। चलिएगा, अगर बात करें यहाँ पर साइन कौन सा देखने को मिलता है, तो ब्लास्ट साइन देखने को मिलता है, ठीक है। कि हम जब फिंगर या डिजिटल एग्जामिनेशन करते हैं तो इमीडिएटली बच्चा क्या करता है, स्टूल पास आउट कर देता है। और अगर बात करें कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस या कंफर्मेशन टेस्ट कौन सा होता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, रेक्टल बायोप्सी, या बात करें यहाँ पर जो सिग्मोइड है वहां क्या करेंगे, बायोप्सी करेंगे, इंटेस्टाइनल बायोप्सी बोल सकते हो आप, इंटेस्टाइनल बायोप्सी क्या करेंगे, परफॉर्म करते हैं। इंटेस्टाइनल बायोप्सी में क्या मिलेगा, अगर पूछा जाए व्हाट इज द फाइंडिंग इन इंटेस्टाइनल बायोप्सी, तो इंटेस्टाइनल बायोप्सी के अंदर आपको क्या मिलेगा, एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स, क्या मिलेगी, एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स। तो आ जाइएगा क्वेश्चन के ऊपर वापस से, तो विच वन इज करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज
यहाँ पर रहेगा हमारे पास कि एपिसोड ऑफ फाउल स्मेलिंग डायरिया एंड फीवर। अगर ऐसी कोई फाइंडिंग मिल रही है डेट मीन्स इंटेस्टाइन क्या हो चुका है, रप्चर हो चुका है, और बच्चे को क्या हो सकता है, यहाँ पर बच्चे को बात करें तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है, इसलिए फीवर भी देखने को मिलेगा। इंटेस्टाइनल रप्चर विद पेरिटोनाइटिस यहाँ पर देखने को मिलेगा, बोर्ड लाइक एब्डोमेन यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर है क्वेश्चन? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्लियर ये चलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नियोनेट विद रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया एसोसिएटेड विद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया इज एसोसिएटेड विद। पहला ऑप्शन यहाँ पर है हाइपोक्सिया, नेक्स्ट है हाइपोकेफनिया, नेक्स्ट वन है हाइपोएलेक्सीमिया, नेक्स्ट है हाइपर ऑक्सीनिमिया। तो विच वन इज करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू, कि कौन सा आंसर यहाँ पर क्या है करेक्ट होने वाला है। एक नियोनेट है जिसको क्या हो रहा है, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। इसी का दूसरा नाम बता देता हूं मैं आपको यहाँ पर, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी भी इसे बोलते हैं। ठीक है, आरओपी, इसे सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आरओपी। ठीक है, आरओपी, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी इज करेक्ट, ऑल्सो नोन एज रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। ऑप्शन है हाइपोक्सिया, हाइपोकेफनिया, हाइपर एक्सिनिमिया, नेक्स्ट है हाइपर ऑक्सीनिमिया। तो विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट आंसर, किस वजह से रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया या फिर आपका रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी देखने को मिलता है। आंसर कीजिएगा, विच वन इज करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हम केवल क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो पूरा टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। अगर बात करें कि रेटिनोपैथी और प्रीमैच्योरिटी से कौन से क्वेश्चंस आपके पास इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला तो यहाँ पर बात करते हैं कि हमेशा जो फाइब्रोप्लेसिया या रेट्रोलेंटल जो फाइब्रोप्लेसिया होता है वो हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की वजह से होता है। हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का लगातार क्या हो रहा है, 95% O2 सप्लाई दिया जा रहा है किसी बच्चे को, कब तक, मोर देन 24 आवर्स। वो भी कैसा बच्चा है, प्री मैच्योर, तो वहां पर क्या हो सकता है, आरओपी हो सकता है। और आरओपी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, मोस्ट कॉमन कॉज की बात करें आरओपी तो किसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है, ब्लाइंडनेस। किसका होता है, ब्लाइंडनेस। अब देखिएगा टॉपिक की बात करते हैं, राइट आंसर आएगा हाइपर ऑक्सीनिमिया। ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है। ब्लड के अंदर क्या है, इंक्रीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। टॉपिक पे आइए कि टॉपिक क्या है हमारे पास, देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर आरओपी। आरओपी को क्या बोलते हैं यहाँ पर, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी। तो यहां पर इंडिकेशन क्या है, रिस्क फैक्टर क्या होता है, अगर रिस्क फैक्टर की बात करें, रिस्क फैक्टर होते हैं यहां पर हमारे पास फर्स्ट वन कि कोई बच्चा है जो क्या है, प्रीटर्म है, प्रीटर्म, तो कितना लेस देन 32 वीक्स होता है तो रिस्क ज्यादा होता है। प्लस यहां पर हाइपर ऑक्सीनिमिया बोल सकते हैं, इंक्रीज O2 कंसंट्रेशन फॉर लॉन्ग टर्म। अब इससे होगा क्या, पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि प्रोलिफरेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं किसके अंदर, वॉस्कुलर सप्लाई ऑफ रेटिना। चेंजेस सीन इनटू वॉस्कुलर सप्लाई, जो ब्लड वेसल, फाइन ब्लड वेसल उसकी बात करें, वॉस्कुलर सप्लाई टू रेटिना। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, यहां पर इन्फ्लामेशन होगा किसके अंदर, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन इन रेटिना। क्या हो रहा है भाई, यहां पर इन्फ्लामेशन ऑफ रेटिना, और जो यहां पर इन्फ्लामेशन पर जो टिश्यूज बनेंगे वो कैसे बनेंगे, चेंजेस इनटू फाइब्रस टिश्यूज।
और फाइबर टिश्यूज क्या कॉज करेंगे? अगर फाइबर टिश्यूज की बात करें वो किसी भी प्रकार के काम के नहीं होते, तो क्या कॉज कराते हैं? ब्लाइंडनेस। क्या कराते हैं? ब्लाइंडनेस। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि है क्या कोई प्रीटर्म बेबीज है तो उसकी जो ब्लड वेसल्स होती है रेटिना के बिहाइंड में वो फाइन या छोटा छोटा होता है। जब यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन वाला O2 दिया जाता है तो उस वजह से उन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है? नैरोविंग या कॉन्ट्रिक्शन आ जाता है। इस वजह से वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, और ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो नेक्रोसिस होगा, इन्फ्लामेशन होगा, जो टिश्यूज बनते हैं कैसे बनते हैं? फाइब्रस टिश्यूज। और यही क्या करते हैं यहाँ पर? ब्लाइंडनेस कोज करते हैं। मतलब अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन, ठीक है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ब्लाइंडनेस ऑफ चिल्ड्रन, तो क्या होता है हमारे पास ब्लाइंडनेस का? आरओपी, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। अब बात करें यहाँ पर आरओपी के बारे में कि आरओपी का जो है और क्या क्या चीजें यहाँ पर अफेक्ट कर सकती है। तो देखिएगा और क्या क्या रिस्क फैक्टर है। अगर बात करें यहाँ पर कि कोई बच्चा है रिस्क फैक्टर में जिसको क्या लिखे? हाई O2 कंसंट्रेशन है, हाई O2 कंसंट्रेशन, ठीक है। बच्चा किसके अंदर है? शौक के अंदर है, शौक है बच्चे को, तब हो सकता है। आइनोट्रोप्स पे, आइनोट्रोप्स का मतलब है एडीआर चल रहा है, डोपामिन चल रहा है, ठीक है, आइनोट्रोप्स है। तो इन सब केसेस में यहाँ पर हो सकता है। मैनेजमेंट में क्या करते हैं? मैनेजमेंट की बात करें तो डिक्रीज द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो कम रखना है, ठीक है। दूसरा क्या करना है? विटामिन ई देना है। विटामिन ई का मतलब है टेकोफेरॉल, जो किसमें काम होता है? एंटीऑक्सीडेंट। कैसा काम करता है? एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, ठीक है, ये देना है। साथ में अगर हाई कंसंट्रेशन O2 थेरेपी भी दे रहे हो तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में क्या देना है? विटामिन ई देना है। आई थिंक आपका यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा कि हम आरओपी या रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया किसे बोलते हैं और इसके अंदर डिजीज क्या क्या हो सकती है। बात करें यहाँ पर एग्जामिनेशन कि हाउ टू डायग्नोसिस, कैसे डायग्नोसिस किया जाएगा? तो इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी। डायरेक्टली क्या करेंगे? इनडायरेक्टली वहां पर विजुअलाइज करेंगे लेंस के थ्रू। किसको? रेटिना लेंस को। लेंस के बिहाइंड में क्या मिलेंगे? फाइब्रस टिश्यूज देखने को मिलेंगे। वही इंडिकेट करेंगे कि बच्चे को क्या है? आरओपी है या रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया है। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, तो आपका राइट आंसर रहेगा आरओपी या रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। चलिएगा, ये हो गया कंप्लीट हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एयर ब्रोंकोग्राम इन एक्सरे सीन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन? एयर ब्रोंकोग्राम एक्सरे सीन इन केस ऑफ, किस केस में दिखाई देता है? पहला ऑप्शन है टीबी, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। सेकंड है आरएसडी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। नेक्स्ट वन है सेप्सिस, न्यूरोनल सेप्सिस के अंदर। और नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रोंकियल अस्थमा, कि ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर दिखाई देगा। तो किस प्रकार का डिजीज के अंदर आपका ब्रोंकोग्राम दिखाई देता है? राइट आंसर कीजिएगा, फिर बात करते हैं इसके बारे में। विच वन इज करेक्ट आंसर फॉर द ब्रोंकोग्राम एक्सरे, एयर ब्रोंकोग्राम एक्सरे? तो देखिएगा, एयर ब्रोंकोग्राम की बात करते हैं। एयर ब्रोंकोग्राम की बात करते हैं बेटा, ऐसे ही नहीं निकलेगा एग्जाम, ठीक है, ऐसे ही नहीं निकलेगा, बहुत सारी चीजें होना चाहिए आपको पता। तो एयर ब्रोंकोग्राम क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। किसके अंदर देखने मिलता है? आरडीएस। तो आ जाइए वापस डिजीज कंडीशन के बारे में। हमने पहले ही बोला कि हम जो भी पढ़ेंगे वो डिजीज कंडीशन का स्टडी करते हुए पढ़ेंगे कंप्लीटली। तो देखो आरडीएस, आरडीएस आप सबको पता है इसका नाम क्या होता है? यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सबसे पहले ये पता होना चाहिए डिजीज किस कंडीशन की है, तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिजीज है, ठीक है। किसको अफेक्ट करता है? एल्वियोलाई को। क्या कमी होती है एल्वियोलाई के अंदर? डेफिशिएंसी ऑफ लंग्स सर्फेक्टेंट। क्या कम होते हैं? लंग सर्फेक्टेंट। जब लंग सर्फेक्टेंट कम होंगे तो गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, डू नॉट गैस एक्सचेंज, और रिजल्टिंग क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, आरडीएस देखने को मिलेगा। तो ये तो कॉमन बात का डिजीज के अंदर कि हमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब देखो बात करते हैं यहाँ पर
सर्फेक्टेंट के बारे में। सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करते हैं या बढ़ाते हैं। तो बात करें कि टर्म बेबी के अंदर जो लेसिथिन, सर्फेक्टेंट दो तरह के होते हैं, लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन। कौन कौन से होते हैं, लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। आरआरबी 2018 क्वेश्चन पूछा गया कि लंग सर्फेक्टेंट किसके बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स। अब ये फॉस्फोलिपिड्स फॉस्फोरस प्लस लिपिड नहीं है भाई, क्या है हमारे पास, लिपिड प्लस प्रोटीन। क्या है हमारे पास, लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन। ऑप्शन में जो था, ऑप्शन में क्या था, लिपिड प्लस प्रोटीन। क्या था भाई, लिपिड प्लस प्रोटीन। अगर बात करें लंग सर्फेक्टेंट किसके बने होते हैं, तो लिपिड प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, जिसे फॉस्फोलिपिड भी बोलते हैं। और दो तरह के होते हैं, लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन। अब आपसे रेशो पूछा जा सकता है यहाँ पर कि व्हाट इज द रेशो। तो देखो अगर बच्चा पूछा जाए यहाँ पर कि प्रोडक्शन कब स्टार्ट रहता है, लंग सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन कब स्टार्ट होता है, 22 to 24 वीक्स में स्टार्ट होता है। और लेसिथिन जो स्पिंगोमाइलिन का रेशो होता है उस टाइम वो रहता है यहाँ पर 1:2। लेसिथिन कम रहता है और स्पिंगोमाइलिन ज्यादा रहता है। तो इनएक्टिव फॉर्म बोल सकते हैं, इनएक्टिव होता है। 28 वीक्स लगभग 7 मंथ के अंदर 1:1 होता है, इसलिए बोलते हैं कि 7 मंथ का बच्चा बच जाता है। नेक्स्ट बात करें 34 to 36 वीक या टर्म बेबी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, टर्म बेबी के अंदर पूछा जाए तो राइट आंसर रहेगा 2:1। पूछा जाए लंग्स की मैच्योरिटी कैसे आइडेंटिफाई करनी है, तो एलएस रेशो चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, लंग्स मैच्योरिटी आइडेंटिफाई करने के एलएस रेशो चेक करते हैं। इतना क्लियर है। अब आ जाइए इस डायग्नोसिस पैटर्न पे कि डायग्नोसिस क्या क्या करते हैं। डायग्नोसिस देखिए इसका कि हाउ टू डायग्नोसिस। डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं फास्ट। डायग्नोसिस में दो तरह के डायग्नोसिस हो सकते हैं, एक होता है एंटीनेटल, एक होता है पोस्टनेटल। एंटीनेटल डायग्नोसिस में जो टेस्ट करते हैं उसका नाम है फॉर्म टेस्ट। क्या करते हैं, फॉर्म टेस्ट या बबल टेस्ट। कैसे करते हैं भाई, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, क्या लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, लेट एमनियोसेंटेसिस करेंगे। क्या करेंगे, लेट एमनियोसेंटेसिस करेंगे। टेस्ट ट्यूब हो गया हमारे पास, उसके अंदर लेट एमनियोसेंटेसिस किया और 0.5 ml क्या ले लिया हमने, एमनियोटिक फ्लूइड ले लिया। नेक्स्ट देखो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 0.5 ml मिक्स किया यहाँ पर नॉर्मल सलाइन, ठीक है। 1 ml क्या मिक्स किया हमने यहाँ पर, 95% कंसंट्रेशन अल्कोहल। और क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब को शेक किया, शेक फॉर 15 सेकेंड। शेक करने के बाद अगर टेस्ट ट्यूब पे क्या बन जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं, बबल बन जाते हैं, तो टेस्ट क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। मतलब बच्चे को किसी भी प्रकार का लंग सर्फेक्टेंट होने के चांसेस नहीं है। बट मान लीजिए टेस्ट के बाद अगर क्या बने, शेक करने के बाद टेस्ट के बाद क्या नहीं बन रहे, बबल्स नहीं बन रहे, बबल्स एब्सेंट है, तो बच्चे के अंदर क्या है, जब बच्चा बर्थ करेगा तो बच्चे के अंदर क्या होगा, आरडीएस होने के चांसेस होंगे। अगर ऐसा कुछ फाइंडिंग देखने को मिलता है तो फिर मदर को क्या देते हैं, कोर्टिको स्टेरॉइड थेरेपी, ठीक है, जिसके अंदर 2 ड्रग होती है, बीटामेथासोन और दूसरा होता है यहाँ पर डेक्सामेथासोन। किस रूट से देते हैं, आईएम रूट से देते हैं, बिफोर 72 आवर्स ऑफ द बर्थ, बिफोर 72 आवर्स ऑफ द बर्थ के पहले देते हैं। आगे चलिएगा, आगे बात करते हैं यहाँ पर कि डायग्नोसिस में क्या करें। अब देखो बच्चा बर्थ कर गया है, क्या हो गया, बच्चे का बर्थ हो गया है। तो बर्थ होने के बाद या बात करें पोस्टनेटल, किसकी बात करें, पोस्टनेटल जो डायग्नोसिस करते हैं उसका मेन डायग्नोसिस होता है एक्सरे। तो एक्सरे को हम क्या बोलते हैं, लाइट एक्सरे, जनरली क्या बोलते हैं, लाइट एक्सरे। क्यों दिखाई देता है, एल्वियोलाई जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एयर ट्रैप्ड होती है। क्या होती है, एयर ट्रैप्ड होती है, फंसी होती है, और इसी को क्या बोलते हैं, एयर ब्रोंकोग्राम बोलते हैं। समझ में आया बच्चा, क्या बोलते हैं, एयर ब्रोंकोग्राम बोलते हैं, ब्रोंकोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एयर ब्रोंकोग्राम बोलते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि क्या हो सकता है, एयर ब्रोंकोग्राम। अगर दूसरा नाम, इसी का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, लाइट एक्सरे को दूसरा बोलते हैं ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। क्या बोलते हैं, ग्राउंड ग्लास
अपीयरेंस, इसमें भी क्या होगा आपका आंसर आरडीएस। नेक्स्ट हो सकता है बेल शेप्ड एक्सरे, क्या हो सकता है बेल शेप्ड एक्सरे। तो इस सभी प्रकार के एक्सरे के लिए जो आपका राइट आंसर जाएगा क्या इंडिकेट करेंगे, तो आपके पास जो इंडिकेशन करते हैं वो क्या इंडिकेशन करते हैं आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को इंडिकेट करेंगे। चाहे आप उसको लाइट एक्सरे बोलो, एयर ब्रोंकोग्राम बोलो, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस बोलो या बेल शेप्ड एक्सरे बोलो, जो आपका राइट आंसर रहेगा कि ये जो फाइंडिंग है रेडियोलॉजिकल वो क्या इंडिकेट करती है, तो आपके पास जो इंडिकेशन रहेगा वो रहेगा आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारे पास क्या आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। आगे जाइए। नेक्स्ट यहाँ पर अर्ली साइन, नेक्स्ट वन है अर्ली साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी, अर्ली साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी इन द चिल्ड्रंस। ठीक है, फर्स्ट वन है इंक्रीज ओमिटिंग होगा। नेक्स्ट है बल्जिंग एंटीरियर फोंटानल्स, नेक्स्ट है इंक्रीज हेड सर्कमफ्रेंस और नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रंटल हेडेक। कोजेस क्या देखने को मिलेगा, फ्रंटल हेडेक देखने को मिलेगा। एमएसएन की क्लास कल सर लेंगे, माही सर। ठीक है, आज की बात करें, आज पीडियाट्रिक के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं। आपकी बात करें एमएसएन की क्लास तो माही सर कल लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इंक्रीज आईसीपी। देखो अगर इंक्रीज आईसीपी की बात करें, मोस्टली जो हाइड्रोसिफिलस चाइल्ड होते हैं जिनके अंदर अगर बात करें कि सीएसएफ का फ्लो नहीं होता है, एब्जॉर्ब नहीं होने की वजह से क्या होता है हेड एनलार्ज हो जाता है, उनके अंदर इंक्रीज आईसीपी देखने को मिलता है। तो डिफरेंट एज ग्रुप, इन्फेंट हो गया आपके पास, चाइल्ड हो गया, एडल्ट हो गया, उसके अंदर जो इंक्रीज आईसीपी है उसका जो साइन एंड सिम्टम्स भी है वो भी अलग अलग देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें कि विच वन इज करेक्ट आंसर, तो देखो इंक्रीज आईसीपी की बात कर रहा है, ये हाइड्रोसिफिलस की तो बात नहीं कर रहा, क्या बात कर रहा है इंक्रीज आईसीपी के अंदर, किसके अंदर चिल्ड्रंस के अंदर क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा, जनरली यहाँ पर दे नहीं रखा, अगर बात करें यहाँ पर राइट आंसर तो फ्रंटल हेडेक या सिंपली हेडेक बोल सकते हो। क्या देखने को मिलता है, हेडेक देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, हेडेक होगा। देखिए क्या क्या होते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज आईसीपी के। देखिएगा इंक्रीज आईसीपी, अगर न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न है या बात करें इन्फेंट है, इन्फेंट, तो उनके अंदर जो कॉमन साइन सिम्टम मिलता है वो मिलता है हाई श्रिल क्राई, हाई श्रिल क्राई, काफी ज्यादा क्या करते हैं वो क्राइंग करते हैं। अगर यही पूछा जाता कि हाइड्रोसिफिलस के अंदर क्या मिलेगा साइन सिम्टम्स, तो वहां पर मिलता बल्जिंग एंटीरियर फोंटानल्स नॉन पल्सेटाइल नेचर। ये किसके बारे में पूछ रहा है, इंक्रीज आईसीपी के बारे में पूछ रहा है, ना कि हाइड्रोसिफिलस के बारे में पूछ रहा है। अगर हाइड्रोसिफिलस होता तो क्या मिलता, बल्जिंग एंटीरियर फोंटानल नॉन पल्सेटाइल नेचर इज द प्राइमरी सिम्टम्स। या बात करें उससे पहले क्या होगा, हेड सर्कमफ्रेंस इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो इंक्रीज आईसीपी अगर बच्चे के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर हो रहा है या इन्फेंट के अंदर होता है तो हाई श्रिल क्राई देखने को मिलता है। ये भी हेडेक की वजह से देखने को मिलता है, पर बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर हाई श्रिल क्राई को हम क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। चाइल्ड हुआ हमारे पास, अगर कोई चाइल्ड है तो वहां पर मिलता है हेडेक, फर्स्ट वन है हेडेक, और इसके बाद अगर ऑप्शन ना हो तो क्या सिलेक्ट करना है, नोजिया एंड वोमिटिंग। क्या सिलेक्ट करना है, नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलता है। एडल्ट की बात करते हैं, अगर एडल्ट हुआ तो एडल्ट के अंदर अर्ली साइन के अंदर क्या मिलता है, अर्ली साइन के अंदर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एलओसी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट बात करें कि लेट, जो चिल्ड्रंस है और एडल्ट, इनके अंदर लेट साइन क्या मिलता है, तो लेट साइन के अंदर आता है आपके पास कशिंग ट्राइड। और कशिंग ट्राइड में तीन चीजें इंक्लूड होती है। आपका फर्स्ट वन होता है यहाँ पर बात करें कि इंक्रीज सिस्टोलिक बीपी, क्या बढ़ जाता है, इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, इंपेयर रेस्पिरेशन, इंपेयर रेस्पिरेशन, ठीक है, इंपेयर रेस्पिरेशन, और लास्ट में होता है ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। अगर लेट साइन पूछा जाए तो आपका राइट आंसर आएगा ब्रेडिकार्डिया। सबसे लेट साइन क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया।
देखो अगर बात करें इंक्रीज आईसीपी के रिगार्डिंग 2021, ठीक है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन कि इंक्रीज आईसीपी में किस प्रकार का रेस्पिरेशन पैटर्न देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं साइन स्टोक रेस्पिरेशन। इसके अंदर होता क्या है, हाइपरपीनिया विद एपनिया, मतलब साइक्लिक जो बनेगा, पहले हाइपरपीनिया होगा फिर एपनिया होगा। इस प्रकार का क्या होता है रेस्पिरेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। दो जगह देखने को मिलेगा आपको, एक तो इंक्रीज आईसीपी के अंदर, दूसरा है डाइंग पर्सन के अंदर। ऐसा पर्सन जो क्या हो रहा है, मरने जा रहा है, ठीक है, डाइंग पर्सन, उसके अंदर देखने को मिलेगा काइन स्टॉक रेस्पिरेशन। तो ये आंसर्स आपको पता होना चाहिए एग्जाम के अंदर कि हम करेक्ट क्या करके आएंगे। लेट साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी पूछा जाए चिल्ड्रंस के अंदर तो ब्रेडिकार्डिया, अर्ली साइन हेडेक रहेगा, और डिफरेंट एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग यहाँ पर क्या रहेंगे आपके ऑप्शंस करेक्ट रहेंगे। चले आगे। क्लियर है आपके पास यहाँ पर कि इंक्रीज आईसीपी के साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट वन देखो यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर प्राइमरी एपनिया लास्ट फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स इन न्यूबॉर्न। क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्राइमरी एपनिया फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स इन न्यूबॉर्न इन्फेंट के अंदर कितने समय के लिए रहता है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड। तो विच वन इज करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू। कि एपनिया के बारे में बात हो रही है कि एपनिया का जो ड्यूरेशन है वो कितना माना जाता है, ठीक है, या एपनिया कब कंसिडर करेंगे, 5 मिनट पर, 10 मिनट पर, 20 मिनट पर या 30 मिनट पर। तो देखो एपनिया की अगर बात करें, बिल्कुल दैट इज द करेक्ट आंसर। विच वन इज करेक्ट आंसर, अली बासिर, बिल्कुल हमें यहाँ पर पढ़ने का नीड है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिएगा राइट आंसर तो हमारे पास रहेगा क्या, 20 सेकेंड। एपनिया किसे बोलते हैं, 20 सेकेंड को बोलते हैं। पहले तो एपनिया का डेफिनेशन देख लो आप कि एपनिया क्या होता है, सीसेशन ऑफ ब्रीथिंग मोर देन 20 सेकेंड। अगर कोई भी बच्चा क्या कर रहा है, न्यूबॉर्न इन्फेंट की बात हो रही, एडल्ट के अंदर भी 15 सेकेंड माना जाता है, ठीक है, यहाँ पर न्यूबॉर्न और इन्फेंट की बात हो रही है। तो किसी भी बच्चे के अंदर अगर क्या हो रहा है, सीसेशन ऑफ ब्रीथिंग हो रहा है, कितने समय के लिए, मोर देन 20 सेकेंड के लिए, तो उसे ही एपनिया बोला जाता है। ये तो ही क्लियर बात भाई, एपनिया क्या होता है। दूसरी चीज देखो कि एपनिया दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी एपनिया और होता है एक सेकेंडरी एपनिया। प्राइमरी एपनिया क्या करते हैं, अगर यहां पर क्या है, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग है, सीसेशन ऑफ ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है बच्चा, साथ में क्या मिल रहा है, हार्ट रेट क्या मिल रहा है, मोर देन 60 है, ठीक है, मसल टोन प्रेजेंट है, माइल्ड साइनोसिस है, और क्या होता है बच्चा, टेक्टाइल स्टिमुलेशन देने के बाद एपनिया सबसाइड हो जाता है, ठीक है, एपनिया सबसाइड आफ्टर टेक्टाइल स्टिमुलेशन, तो उसे तो बोलते हैं प्राइमरी एपनिया। क्लियर हुआ। ऐसा बच्चा जो क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन को विद होल्ड कर रहा है, हार्ट रेट उसका मोर देन 60 से ज्यादा है, मसल टोन स्लाइटली प्रेजेंट है, माइल्ड साइनोसिस है, और जब टेक्टाइल स्टिमुलेशन करेंगे तो एपनिया क्या हो जाता है, सबसाइड हो जाता है, उसे बोलते हैं प्राइमरी एपनिया। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी एपनिया। सेम कंडीशन है, सीसेशन ऑफ ब्रीथिंग रुका हुआ है, बट हार्ट रेट क्या है, यहाँ पर हार्ट रेट लेस देन 60 है। क्लियर। एब्सेंट है, क्या एब्सेंट है, मसल टोन एब्सेंट है, और क्या एब्सेंट है, साइनोसिस के कंप्लीट साइनोसिस, पूरा नीला पड़ रहा है बच्चा, कंप्लीट साइनोसिस है, और टेक्टाइल स्टिमुलेशन देने के बाद वापस से एपनिया रिवाइव नहीं होता है, ठीक है। इस केस में क्या करना पड़ेगा, सीपीआर करना पड़ेगा, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, उसे बोलते हैं सेकेंडरी एपनिया। तो कहीं भी जब आपके ऑप्शन में लिखा हो कि चाइल्ड हैविंग द सेकेंडरी एपनिया,
व्हाट शुड बी मैनेजमेंट डन, किस प्रकार का मैनेजमेंट किया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि बिना सोचे समझे उसका क्या कर देना है, सीपीआर कर देना है। चाइल्ड का क्या करना है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन वहां पर परफॉर्म करना है। अगर एपनिया कैसा है, सेकेंडरी एपनिया है, मसल टोन नहीं है, ठीक है, साइनोज्ड है, टेक्टाइल स्टिमुलेशन दे रहे हैं फिर भी रिवाइव नहीं हो रहा है, एपनिया सही नहीं हो रहा है, उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर हम सीपीआर कर देंगे। और देखिएगा आगे अगर बात करें इसी के अंदर, और देखिएगा इसी के अंदर बात करते हैं, अब यहां पर बात करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस कि एपनिया हो गया है तो एपनिया से बचाने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या देते हैं, तो यहां पर देते क्या, कैफीन सिट्रेट। कैफीन सिट्रेट का जो रूट होता है, दो रूट यूज करते हैं, आईवी रूट भी यूज करते हैं और ओरल रूट भी यूज करते हैं, ठीक है। थेरेपी जो देते हैं एवरी 6 आवर्ली, कब देते हैं, एवरी 6 आवर्ली, ताकि बच्चा क्या रहे, कॉन्शियस बना रहे। डोज की बात करें 10 to 20 mg पर केजी बॉडी वेट, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, काम क्या करता है, तो सीएनएस स्टिमुलेंट करता है, सीएनएस स्टिमुलेंट करता है। इसलिए तुम भी जब पढ़ने बैठो तो कॉफी या चाय लेके बैठा करो, ठीक है। सीएनएस तुम्हारा भी क्या रहेगा, स्टिमुलेटेड रहेगा, अच्छे से काम करेगा, फंक्शन अच्छे से करेगा, नींद नहीं आने देगा तुम्हें। यहाँ पर भी क्या होता है, बच्चा क्या जाता है, सोने की वजह से एपनिया के अंदर चला जाता है, उसका सीएनएस डिप्रेशन की वजह से क्या होता है, वो वहां पर एपनिया के अंदर चला जाता है। तो हमें क्या करना है, कैफीन सिट्रेट देना है एवरी 6 आवर्ली 10 to 20 mg पर केजी बॉडी वेट से, जो क्या करेगा, सीएनएस को स्टिमुलेट करेगा। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर एपनिया कंप्लीट, और राइट आंसर रहा 20 सेकेंड। राइट आंसर क्या रहा, 20 सेकेंड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलेगा, सही है क्वेश्चन, कोई डाउट है आप लोगों को, चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है, इन विच कंडीशन इज कर्मर इंडेक्स इज यूज्ड। जो कर्मर इंडेक्स है, ठीक है, इन विच कंडीशन द कर्मर इंडेक्स यूज एज ए क्लिनिकल असेसमेंट मेथड इन फीमेल्स और मेल्स तो किसी में भी यूज कर सकते हैं वैसे तो, पर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया हुआ है कि ऐड कर दे फीमेल्स। ऑप्शन है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि कन्वर्जन के लिए यूज करेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया के लिए यूज करेंगे, हाइपोथर्मिया के लिए यूज करेंगे, हाइपर बिलिरुबिमिया के लिए यूज करेंगे। किस केस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कर्मर जो इंडेक्स है वो यूज करते हैं, हाइपर बिलिरुबिमिया। इट इज द करेक्ट आंसर इज हाइपर बिलिरुबिमिया। अब देखिएगा पहले तो हाइपर बिलिरुबिमिया किसे बोलते हैं, न्यूबॉर्न की बात करें, बच्चों की ज्यादा बात करें, एडल्ट की भी करेंगे, न्यूबॉर्न और एडल्ट। जॉइंटिस या हाइपर बिलिरुबिमिया किसे बोलते हैं, गुड इवनिंग, हाइपर बिलिरुबिमिया कब बोलते हैं यहाँ पर, when the serum bilirubin लेवल किससे ज्यादा हो जाए, मोर देन 5 mg पर डीएल। अगर बच्चों के अंदर 5 mg पर डीएल से ज्यादा हो तो उसे हाइपर बिलिरुबिमिया बोलेंगे, और एडल्ट के अंदर 2 mg पर डीएल से ज्यादा हो तो उसे क्या बोलेंगे, हाइपर बिलिरुबिमिया बोलेंगे। इतना क्लियर। कब देखने को मिलेगा, जनरली हमारे पास जब बच्चे को क्या हो रहा है, न्यूबॉर्न बेबी को हाइपर बिलिरुबिमिया या नियोनेटल जॉन्डिस हो रहा है। तो यहाँ पर जो कर्मर इंडेक्स है वो एक प्रकार का असेसमेंट टूल है। किसका असेसमेंट टूल है, बिलिरुबिन लेवल को असेसमेंट करने का टूल है। तो इसके कुछ रेंजेस होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, चलेगा आगे कर्मर इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। कर्मर इंडेक्स पहली बात तो किस में यूज होता है, टू असेस द लेवल ऑफ बिलिरुबिन बाय द स्किन डिस्कलरेशन। किसका डिस्कलरेशन चेक करते हैं इसके अंदर, स्किन डिस्कलरेशन। जो मेथड होता है इसमें बिलिरुबिन राइज होने का होता है सिफेलोकोडल मेथड। सिफेलोकोडल का मतलब हो गया, अगर किसी बच्चे के अंदर बिलिरुबिन लेवल बढ़ेगा तो किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, हेड से टोए के डायरेक्शन में बढ़ेगा। टाइम हमेशा रात को 10 बजे स्टार्ट होती है क्लास, 10 PM पे डेली, ठीक है, अगर आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो देखो कर्मर इंडेक्स की बात करें
टू असेस द लेवल ऑफ बिलिरुबिन बाय द स्किन डिस्कलरेशन, और जो मेथड होगा वो सिफेलोकोडल होगा। और समझिएगा सिफेलोकोडल होता क्या है कि कर्मर इंडेक्स के अकॉर्डिंग 5 डर्मल जोन बनाए गए। क्या बनाए गए? 5 डर्मल जोन बनाए गए। डर्मल जोन का हो गया, स्किन का पार्ट को सिलेक्ट किया गया है, और यहां पर क्या लिखेंगे? लेवल ऑफ बिलिरुबिन। हमने बोला कि सिफेलोकोडल, तो सिफेलोकोडल की बात करेंगे। सिफेलोकोडल में सबसे पहले क्या जाएगा? फेस। क्या जाएगा? फेस। अगर फेस का कलर कैसा है? येलो डिस्कलरेशन हुआ है, फेस येलो नजर आ रहा है, तो बिलिरुबिन लेवल बच्चे के अंदर क्या होगा? 4 to 6 mg पर डीएल रहेगा। 4 to 6 mg क्या रहेगा? पर डीएल यहाँ पर रहेगा। सेकेंड वन बात करते हैं यहाँ पर। सेकेंड वन है अपर चेस्ट। क्या है? अपर चेस्ट। अपर चेस्ट हो गया। नेक्स्ट बात करें एब्डोमन। एब्डोमन, किसी बच्चे का अगर फेस येलो है तो 4 to 6 mg पर डीएल है। अपर चेस्ट या एब्डोमन तक क्या है? येलो डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है, तो जो बिलिरुबिन लेवल रहेगा वो 8 to 10 mg पर डीएल हमेशा किसके अंदर रहेगा? डीएल के अंदर। ठीक है, 100 ml की बात करें तो 8 to 10 mg पर डीएल रहेगा। थर्ड वन बात करें यहाँ पर, थर्ड वन बात करें लोअर एब्डोमन। लोअर एब्डोमन एंड थाइज, किसकी बात कर रहे हैं? थाइज। अगर येलो कलर डिस्कलरेशन है, अगर येलो कलर डिस्कलरेशन है तो बिलिरुबिन लेवल कितने हैं? 12 to 14 mg पर डीएल रहेगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं यहाँ पर 4 एल्बो। ठीक है, बिलो द एल्बो या आर्म्स बोल सकते हो आप, आर्म्स एंड लेग्स। आर्म और लेग्स का क्या येलो डिस्कलरेशन है तो कितना रहेगा? 15 to 80 mg पर डीएल रहेगा बिलिरुबिन लेवल। 5 डर्मल जोन, लास्ट डर्मल जोन है सोल, सोल्स एंड पाम्स। अगर डिस्कलरेशन हो गया है तो कितना रहेगा? 18 to 20 mg पर डीएल। तो कुल मिला के बात है, अगर आपको कोई बच्चा इमेज बेस्ड डायग्राम के अंदर भी देता है और वहां पर दिखाता है कि बच्चे के सोल और बच्चे के पैर के जो पाम्स, हाथ के जो पाम्स येलो कलर डिस्कलरेशन हो रहा है, और पूछा गया कर्मर इंडेक्स के अकॉर्डिंग बिलिरुबिन लेवल कितना रहेगा, तो आपका राइट आंसर रहेगा कि 18 से 20 mg पर डीएल रहेगा। एक और चीज, अगर किसी बच्चे के अंदर जो बिलिरुबिन लेवल है 20 mg पर डीएल से ज्यादा हो जाता है, इसको कर्निक इक्टेरस बोलते हैं, जो क्या करता है यहाँ पर सीजर कोज कर सकता है। बात करें हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी भी या बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी भी उसे बोला जाएगा। तो हमारे पास ये हुआ कर्मर इंडेक्स कंप्लीट। कर्मर इंडेक्स हमारे पास क्या है? कंप्लीट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर ये भी, कि रेफ्रिजरेटर ब्रेस्ट मिल्क शुडंट बी यूज्ड बियॉन्ड द टाइम, कि किस समय के बाद जो रेफ्रिजरेटर वाला मिल्क है जो रखा है, ईबीएम जनरली जो मदर वर्किंग वुमन है, ऐसी मदर जो लैक्टेशन कंटिन्यू नहीं रख पाती इन डे के अंदर, उनके अंदर क्या करते हैं? एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, उसको फिर अलग अलग रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो, रूम टेम्परेचर पे रख सकते हो, या फिर मिल्क बैंक के अंदर रख सकते हो। फिर पूछा जाए इसको कितने समय के अंदर यूज कर लेना चाहिए, हाउ मच टाइम शुड बी यूज, तो देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर तो इन्होंने दे नहीं रखा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? हम बोलेंगे 48 आवर्स। इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा? 48 आवर्स। पर बात करें मिल्क स्टोरेज की, किसकी बात करें? मिल्क स्टोरेज। ठीक है, तो फर्स्ट वन अगर मिल्क स्टोरेज की बात करें, कौन सा मिल्क? ईबीएम, एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क, उसकी बात करें कैसे स्टोर करना है। तो स्टोर करने की बात करें, सबसे पहले रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर पूछा जाए कब तक रख सकते हैं, कब तक यूज कर सकते हैं, तो राइट आंसर होगा 6 to 8 आवर्स। ठीक है, 6 to 8 आवर्स। पर आपसे पूछा जाए बेस्ट कब तक यूज कर सकते हैं, ऑप्शन आई लिखा हो ऑप्शन के अंदर बेस्ट अप टू, कि बेस्ट पोटेंशियल के साथ कब तक यूज कर सकते हैं, तो राइट आंसर आएगा फिर 4 आवर्स रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रिज या रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं। रेफ्रिजरेटर कब तक स्टोर कर सकते हैं, तो 48 आवर्स नहीं आएगा, राइट आंसर आएगा हमारे पास 24 आवर्स। कब तक स्टोर कर पाते हैं? 24 आवर्स तक क्या करते हैं? स्टोर कर पाते हैं। जब फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो उसके बाद भी कब तक यूज कर लेना है? विद इन 4 आवर्स के अंदर यूज कर लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पर आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर या बोल सकते हो मिल्क बैंक, क्या बोल सकते हैं इसको? मिल्क बैंक। कब तक स्टोर करते हैं? तो -20
डिग्री सेंटीग्रेड पर कब तक स्टोर करते हैं? 3 मंथ तक। कब तक स्टोर कर सकते हैं? 3 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं। तो इट इज अ स्ट्रेटजी हाउ टू द मिल्क स्टोर इन द मिल्क बैंक। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन 48 आवर्स नहीं होता तो राइट आंसर होगा 24 आवर्स, कि मिल्क को जो रेफ्रिजरेटर में मिल्क है उसको किस समय के बाद यूज नहीं करना चाहिए? तो आफ्टर 24 आवर्स के बाद यूज नहीं करना चाहिए। और रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल लिया है हमने मिल्क को तो विद इन 4 आवर्स के अंदर यूज कर लेना चाहिए। अगर 4 आवर्स के अंदर रूम टेम्परेचर पे वो यूज नहीं होता है तो फिर उसको भी क्या करना है? हमें डिस्कार्ड करना है, ठीक है, फिर यूज नहीं करना है। चलेगा, ये होगा हमारे पास यहाँ पर मिल्क से रिगार्डिंग क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर ये भी नोट सेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज टेम्परेचर शुड बी मेंटेन फॉर द टर्म बेबी, व्हाट इज टेम्परेचर शुड बी मेंटेन इन द टर्म बेबी इन द रेडिएंट वार्मर। रेडिएंट वार्मर का टेम्परेचर कितना रखना चाहिए? किसके लिए? टर्म बेबी के लिए। ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर 36.5, 37 डिग्री, 32 डिग्री, 35.9 डिग्री। कौन सा टेम्परेचर हमें रेडिएंट वार्मर पे रखना चाहिए? तो देखो पहले तो रेडिएंट वार्मर होता क्या है? रेडिएंट वार्मर, जो रेडिएंट वार्मर है किसी भी न्यूबॉर्न बेबी को क्या करता है? हाइपोथर्मिया से बचाता है। या बात करें रेडिएशन हीट लॉस से क्या करता है? बचाता है। रेडिएशन हीट लॉस का मतलब है कि इस प्रकार का हीट लॉस जहां बच्चा किसी भी जो डिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है और फिर भी बेबी का क्या हो रहा है? टेम्परेचर लॉस हो रहा है, तो उसे बोलते हैं रेडिएशन हीट लॉस, ठीक है। तो रेडिएशन हीट लॉस से बचाने के लिए क्या यूज करते हैं? मशीन, रेडिएंट वार्मर, ठीक है, रेडिएंट वार्मर यूज करते हैं। अब रेडिएंट वार्मर में पूछा कि टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, तो पहले रेडिएंट वार्मर के बारे में समझिए। जो रेडिएंट वार्मर होता है इसमें 3 प्रोब होती है। क्या होती है? 3 प्रोब होती है। पहला होता है स्किन प्रोब। कौन सा होती है? स्किन प्रोब। फिर होती है टेम्परेचर प्रोब, टेम्परेचर प्रोब। फिर होती है पेरिफेरल, पेरिफेरल स्किन प्रोब। जो टेम्परेचर प्रोब है, स्किन प्रोब होती है, इसको बोलते हैं राइट साइड ऑफ लीवर। कहां प्लेसमेंट करते हैं? राइट साइड ऑफ लीवर पर। या बच्चा प्रोन पोजीशन में है तो फ्लैंक एरिया, किस एरिया पे? फ्लैंक एरिया पर प्लेसमेंट करते हैं। टेम्परेचर प्रोब को कहां करते हैं? पैसिनेट या बेसिनेट जो होता है उस पर प्लेसमेंट करते हैं, जो चारों तरफ बेड की दीवारें रहेगी, ठीक है, उसके किसी भी कोने पे क्या लगा देंगे? टेम्परेचर प्रोब लगा देंगे। पेरिफेरल स्किन प्रोब को कहां लगाते हैं? पेरिफेरल पार्ट, टोइज या टोइज या फिंगर पर प्लेसमेंट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर अगर यहाँ पर बात करें कि कोई भी बच्चा है जिसके अंदर हीट लॉस होगा तो स्किन टेम्परेचर जो है वो असेसमेंट करता है कौन? मशीन, और ऑटोमेटिकली क्या करता है? डिलीवर करता है। तो कितने पे रखना है? 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हम बोलते हैं कि किसी भी बच्चे का टेम्परेचर अगर टर्म बेबी का क्या हो रहा है 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया। तो हम क्या करते हैं? उसको 36.5 पे सेट कर देते हैं। अगर रूम टेम्परेचर की बात करें 24 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर भी क्या होगा? 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे टेम्परेचर कम होगा 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से हीटर आउटपुट ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा? यहाँ पर हीटिंग डिलीवरी करने लग जाएगा। तो जनरली अगर टेम्परेचर की बात करें कितना रखते हैं? 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर फिक्स रखते हैं, चाहे वो रेडिएंट वार्मर हो या फिर आपका इंक्यूबेटर हो। दूसरा मशीन कौन सा था? इंक्यूबेटर, जिसमें किन बच्चों को रखते हैं? यहाँ पर डिफरेंस क्या है देखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंक्यूबेटर एंड रेडिएंट वार्मर। अगर हम बात करें रेडिएंट वार्मर और इंक्यूबेटर के बीच में डिफरेंस क्या होता है? रेडिएंट वार्मर और दूसरा मशीन होता है इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर रेडिएंट वार्मर पर जिन बच्चों को रखा जाता है उनका वेट मोर देन 1800 ग्राम होता है। यहाँ पर वेट क्या होता है? लेस देन 1800 ग्राम। मेजर डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी हीट लॉस से बचाता है? रेडिएशन हीट लॉस को क्या करता है? प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये क्या कराता है? यहाँ पर ये क्या कराता है? कन्वेक्शन
या बात करें कूल एयर सर्कुलेशन की वजह से जो हीट लॉस, उससे कन्वेक्शन हीट लॉस से बचाता है, हीट लॉस। ये क्या कराता है, डिक्रीज द इनसेंसिबल वाटर लॉस, मतलब डिहाइड्रेशन कम कराएगा। ये क्या कराता है, इंक्रीज द इनसेंसिबल वाटर लॉस। इनसेंसिबल का मतलब फीकस के थ्रू, एयर के थ्रू, बाय द स्वेटिंग जो वाटर जाता है उसको क्या करता है, यहाँ पे बढ़ाता है। यहाँ पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन होने के चांस होते हैं, डिहाइड्रेशन, देयर इज नो चांस ऑफ डिहाइड्रेशन, नो चांस ऑफ डिहाइड्रेशन। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये क्या होता है, मेंटेन द ह्यूमिडिटी। क्या मेंटेन करता है, मेंटेन ह्यूमिडिटी। इसी को क्या बोलते हैं, क्लोज केयर सिस्टम, क्लोज केयर सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, ओपन केयर सिस्टम, ओपन केयर सिस्टम। तो काफी कुछ है इसके अंदर भी। बाकी दोनों सेम मोड पे काम करता है, सर्वो मोड और मैनुअल मोड। दो प्रकार के मोड होते हैं, सर्वो मोड और मैनुअल मोड। जब बच्चा क्या रहेगा, एक सिंगल बच्चा इस बेड के अंदर रहेगा, तो जो मोड यूज करते हैं वो होता है सर्वो मोड। सिंगल बच्चे के लिए क्या करते हैं, सर्वो मोड यूज करते हैं। और नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमें जो स्किन प्रोब है उसका प्लेसमेंट देखना है। स्किन प्रोब क्या करना है, चेक करना है। स्किन प्रोब को लगातार चेक करने से बच्चा हीट करके मर जाएगा। अगर दो बच्चे हो जाएंगे इसके अंदर, तो जो मोड यूज करेंगे वो मैनुअल मोड होगा, मैनुअल मोड, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर क्या करेगा, लगातार हर 15 मिनट के अंदर, हर 15 मिनट के अंदर क्या करेगा, बच्चों का टेम्परेचर चेक करेगा। अगर बच्चों का टेम्परेचर कम आता है तो रेडिएंट वार्मर को ऑन करेगा, और अगर बच्चे का टेम्परेचर ज्यादा आता है तो रेडिएंट वार्मर को क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो इस प्रकार से दो मोड यूज किए जाते हैं, सर्वो मोड एंड मैनुअल मोड। अगर एक सिंगल चाइल्ड हुआ तो हमेशा कौन सा मोड यूज करेंगे, सर्वो मोड। और अगर हमारे पास क्या होगा, मल्टीपल चाइल्ड होंगे तो कौन सा मोड यूज करेंगे, मैनुअल मोड। तो इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन देखने के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए। आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं और नए सेशंस और नए क्वेश्चंस के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे, और आरआरबी, जीएम से जो अदर एग्जाम्स है उसकी प्रिपरेशन यहाँ पर करते रहेंगे। तो बने रहिए विद नर्सिंग वाईफाई एजुकेटर। थैंक यू सो मच टू विजिटिंग द नर्सिंग वाईफाई।